नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं राग बिहारी। राग बिहारी में आज चर्चा उन 3 खबरों की जिन्होंने बिहार क्या पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली हैं। पहली, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मटन पार्टी की चर्चा, तो दूसरी खबर जो बिहार को परेशान कर रही है, लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं ने दहला जैसा दिया है बिहार को। जो बिहार सुशासन के लिए जाना जाता था, पारस हॉस्पिटल में सरेआम जाते सीसीटीवी आया है, वो दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो वॉक इन करके जाते हैं और प्राइवेट रूम में मार के चले आते हैं। बेउर जेल से रिहा था, पैरोल पर रिहा हुए थे। तीसरी खबर, नीतीश कुमार ने फ्रीबीज दी हैं। एक के बाद एक नीतीश कुमार ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। कभी महिलाओं को 35% भागीदारी की बात करते हैं, जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी बिहार में। अब आज किया है ऐलान 125 यूनिट फ्री का। क्या ये जो विपक्ष बोलता है उस पर, उन मुद्दों पर चलकर अब की फिर से वापस आना चाह रही है जेडीयू और बीजेपी की सरकार? इन सब पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। पंकज जी, सबसे पहली बात मटन पार्टी की। लल्लन सिंह ने जो मटन पार्टी दी सूर्यगढ़ा में लखीसराय के, वो चर्चा का विषय बन गई और सबसे ज्यादा विपक्ष इस पे तंज कस रहा है। कांग्रेस ने भी अपने एक्सपोस्ट में ये लिखा और आरजेडी ने भी धर्म के ठेकेदार वर्ड यूज किया है। क्यों वो धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं और कब तक ये सियासत कौन क्या खाए क्या पहने इस पर होगी? पंकज जी, देखिए, यहां पर बहुत तरह की सियासत चल रही है और सवाल ये उठता है कि जितनी भी पार्टियां हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बातें करती हैं। देखिए, आरजेडी ये बात उठा रही है और उठाना भी चाहिए। मैं नहीं कहता क्यों नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जब आरजेडी ऐसा करती है तो एनडीए कहां चूक जाती है। आप याद करिए, सावन के पहले सप्ताह में सोमवार को लालू प्रसाद के घर राहुल गांधी मटन खाने गए थे। पिछले साल की बात है। जी। और इसको लेकर के दोनों को भयानक तरीके से घेरा गया था। खूब उन पर शब्दभेदी बाण चलाए गए थे। उनको जबरदस्त तरीके से घेर करके उनको कई तरह की बातें की गई थी। फिर आप याद करिए, नवरात्रा में किस तरीके से साहनी और तेजस्वी यादव की मछली खाते हुए वो भी बहुत ज्यादा विजुअल वायरल हुआ था और उस फोटो की चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन अब ये मटन पार्टी हुई। मटन पार्टी कौन दे रहे हैं? तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। और इस मटन पार्टी में शिरकत कौन करते हैं? तो अशोक चौधरी। हाँ, अशोक चौधरी वही अशोक चौधरी हैं जिनके बारे में याद करिए कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी बिहार में। अशोक चौधरी अक्सर जमुई और बरबीघा चले जाते थे। लल्लन सिंह 2.5 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। लल्लन सिंह ने उनको कहा था कि आप क्यों जाते हैं बार बार जमुई और बरबीघा जब आपका ये जगह नहीं है। तो उस समय जिस तलखी से अशोक चौधरी ने कहा था कि हम जाएंगे, आप होते हैं कौन रोकने वाले। और तब उन्होंने कहा था, मैं जहां भी जाता हूं, बरबीघा मेरा घर है और जमुई मैं जा सकता हूं, और ये मैं खुद नहीं जाता हूं, नीतीश कुमार के कहने पर जाता हूं, उनको बता करके जाता हूं। और तब ये लगने लगा था कि नीतीश कुमार कैसे अशोक चौधरी के बहाने लल्लन सिंह को साध रहे हैं। कुछ समय बाद लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट गए। लेकिन वो पूरी कहानी है। लेकिन आपको याद होगा कि इन दोनों की जो अदावत थी वो चर्चा में थी। हम लोगों ने भी खूब इस पर अपना तो कमेंट किया था। नहीं, मैं सवाल पर ही आ रहा हूं आपको। पर आप ये देखिए, इस मटन पार्टी में अशोक चौधरी भी शामिल है। बिल्कुल। और जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो लल्लन सिंह का पैर छूते हैं। ये बात आप जानिए। लल्लन सिंह पूरे मन से उनको आशीर्वाद देते हैं। तो दरअसल जेडीयू के इंटरनल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स भी चेंज हो रहा है। पहले लल्लन सिंह और अशोक चौधरी दोनों दो ध्रुव पर थे, दोनों अलग थे, दोनों की बनती नहीं थी। बिल्कुल सही। लेकिन अब ये बता रहा है कि ये दोनों एक साथ आ गए। अब ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो 2 विधायक पर तलवार लटक रही है। ये बात आप जान लीजिए। 2 विधायक कौन है? तो सूरजगढ़ा में
ये जो विधायक प्रहलाद यादव हैं वो आरजेडी से चुने हुए विधायक हैं, जीते हुए विधायक हैं, और वो विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार के समर्थन में वोट दिया था। और कहा जाता है कि विजय सिन्हा ने ये सारी कवायद की थी, क्योंकि लखीसराय जिले में ही सूरजगढ़ पड़ता है बिल्कुल। और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। तो जब आरजेडी से होते हुए प्रहलाद यादव ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया, विश्वास मत का समर्थन किया, तो निश्चित तौर पर उन्हें ये तो जरूर कहा गया होगा कि आपको टिकट दिया जाएगा, बिल्कुल आप एनडीए के उम्मीदवार होंगे। लेकिन कल ललन सिंह कह देते हैं कि नहीं, लखीसराय का कोई भी आतंक सूरजगढ़ का उम्मीदवार नहीं होगा। सीधा इशारा था कि प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर एनडीए में कोटे की बात करें तो सूरजगढ़ से जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। अब ललन सिंह ने यह भी कह दिया कि भाई ये तो जेडीयू की सीट है, यहां जेडीयू तय करेगा कौन चुनाव लड़ेगा। अब सवाल उठता है कि विजय सिन्हा क्या करेंगे। अब सवाल उठता है कि जो वादा प्रहलाद यादव के साथ किया गया, अब प्रहलाद यादव कहां के रहेंगे। उन्हें आरजेडी तो टिकट देगी नहीं, क्योंकि आरजेडी के साथ उन्होंने बेवफाई की है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह मटन पार्टी कई मायनों में इंपॉर्टेंट है जी। एक तो आरजेडी घेर रही है, तो आरजेडी अपने पुराने दिनों को याद कर ले, और आरजेडी घेर भी रही है तो यह भी वाजिब है, क्योंकि एनडीए ने भी उसको तब घेरा था जब वो लोग सावन में मटन खा रहे थे, राहुल गांधी लालू प्रसाद के घर पहुंचे थे, नवरात्रा में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे, तो उस पर एनडीए वालों ने खूब घेरा था। तो पॉलिटिक्स में तो ये होता है, जब मौका मिलता है एक दूसरे को घेरते हैं। पर पुष्कर, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा वाकया है उसमें एक बात ये दिखाई पड़ रहा है कि अशोक चौधरी ललन सिंह एक हो गए, और ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। दरअसल बिहार में पॉलिटिक्स करने के लिए अशोक चौधरी को ललन सिंह की जरूरत है, और ललन सिंह को बिहार में अपना मजबूत पैर रखने के लिए अशोक चौधरी की जरूरत है, क्योंकि विजय चौधरी नीतीश कुमार के बहुत खास हैं, और विजय चौधरी कई सारे फैसलों पर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनल डायनामिक्स जो बन रहा है वो ये बता रहा है कि ये दोनों साथ आए हैं। अब जरा सोचिए कि बरबीघा जहां पर अशोक चौधरी की नज़र थी, और वहां के सिटिंग एमएलए जेडीयू के सुदर्शन सिंह ललन सिंह के साथ थे। अब सुदर्शन सिंह का क्या होगा, मेरी जानकारी में उनका टिकट जेडीयू से कट रहा है, ये बात आप जान लीजिए। तो सुदर्शन सिंह, मैं जो दर्शक देख रहे हैं जो मटन पार्टी पे अपना कंसंट्रेट कर रहे हैं कि मटन पार्टी की सियासत जाने, तो वो ये जान ले मटन पार्टी एक छोटा सा टूल किट हो सकता है इस खबर के लिए, लेकिन खबर असली पंकज जी दे रहे हैं कि जो दो ध्रुव जेडीयू के थे वो एक साथ आ चुके हैं। वो राजनीति अब इस सीट पे बहुत तगड़ी होने वाली है, या कहें लखीसराय जिले की। जब विजय सिन्हा जी कहेंगे कि प्रहलाद यादव को टिकट दिया जाना चाहिए, उस पर जो सुदर्शन सिंह की बात पंकज जी ने बताई, वो सियासत में ज्यादा लंबी चलेगी। मटन पार्टी दी, किसने खाया, कितना मिला, कौन कब खाता, ये सिर्फ ट्विटर और उसके लिए है। जो लंबी और गहरी बात है वो यही है। लखीसराय में अगर आप कहें तो दो बड़े नेता आते हैं, इनफैक्ट गिरिराज सिंह भी लखीसराय जिले से ही आते हैं, पर वो लड़ते बेगूसराय से हैं। नवादा भी लड़ हाँ, नवादा भी पहले लड़ चुके हैं। लेकिन अगर आप लखीसराय जिले के दो बड़े नेता की बात करें तो एक राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह है, केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरे विजय सिन्हा हैं जो कि बीजेपी से है। बीजेपी के होते हुए विजय सिन्हा ने फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो काम किया, जिस तरीके से उन्होंने प्रहलाद यादव को साधा और विश्वास मत के दरमियान विश्वास मत के पक्ष में मतदान कराया, ये उनको खूब क्रेडिट मिला। पर ये क्रेडिट के एवज में विजय सिन्हा को ये जरूर कहा गया होगा कि भाई ये शर्त तो जरूर रखा गया होगा कि आपको एनडीए से टिकट दिलाएंगे हम। अब सवाल उठता है कि प्रहलाद यादव क्या करेंगे। दूसरा, जो जेडीयू के विधायक सुदर्शन सिंह नाराज चल रहे थे, विश्वास मत के दौरान आ नहीं रहे थे, बहुत देर के बाद उन्हें ढूंढा गया, खोजा गया, और तब वो आए। तो सुदर्शन सिंह देर रात पहुंचे थे चाणक्य होटल। सुदर्शन सिंह एक बड़े नेता जो कि दिवंगत हो चुके हैं, राजू सिंह, उनके पोते हैं। अब सवाल उठता है कि सुदर्शन सिंह बरबीघा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अशोक चौधरी का वो बरबीघा घर है,
और ये जान लीजिए अशोक चौधरी अपने दामाद को उतारना चाहते थे। मेरी जानकारी में डॉक्टर सहजानंद के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे, जिनकी तरफदारी विजय चौधरी कर रहे हैं। आप समझिए, जो मुझे जानकारी है, जो मेरे सूत्र बताते हैं। उस समय भी इनकी डॉक्टर साहब का बड़ा रोल अहम रहा था जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था। अब समझिए कि डॉक्टर सहजानंद नामचीन डॉक्टर हैं, उनके बेटे की चर्चा है, उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ना, उनको चुनाव लड़ाने के पीछे कौन सी ताकत है? तो भाई वो कौन है? तो वो है विजय चौधरी। विजय चौधरी और अशोक चौधरी में कहा जाता है क्यों ठन गया है, क्योंकि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी को समस्तीपुर से चुनाव लड़ा दिया, एलजेपीआर से, और समस्तीपुर विजय चौधरी का इलाका है। तो विजय चौधरी के पास, जैसा कि सूत्र बताते हैं, पार्टी के इंसाइडर बताते हैं कि विजय चौधरी को यह लगा कि हमारे इलाके में सांभवी को कैसे उतार दिया गया, ये उनको अच्छा नहीं लगा। तो विजय चौधरी ने अशोक चौधरी के बढ़ते कद को या उनके प्रभुत्व को कम करने के लिए, आपको याद होगा सांभवी तो एनडीए से लड़ रही थी, सन्नी हजारी जो लड़ रहे थे वो महेश्वर हजारी के बेटे हैं, और महेश्वर हजारी जेडीयू से हैं, पर महेश्वर हजारी अपने बेटे को कांग्रेस से मदद कर रहे थे, लड़ा रहे थे। तो अशोक चौधरी ने कहा था महेश्वर हजारी को मैं पार्टी से बाहर करवाऊंगा, पर पार्टी से बाहर नहीं करवा पाए, क्योंकि कहा जाता है महेश्वर हजारी को बैक कौन कर रहे थे? विजय चौधरी बैक कर रहे थे। तो अब विजय चौधरी और अशोक चौधरी की लड़ाई हो गई। अच्छा, मतलब अब शिफ्ट हुआ, लल्लन सिंह और अशोक चौधरी एक हुए, अब फ्रंट खुलेगा विजय चौधरी वर्सेस अशोक चौधरी। देखिए, पावर बैलेंसिंग तो चलता रहता है ना, और कब सहमत में कौन किसके साथ आ जाए, किसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट। लेकिन क्या बीजेपी के, जो आपने कहा लखीसराय में जो दो इंपॉर्टेंट नेता, तो क्या ये जेडीयू और बीजेपी के बीच में रिफ्ट का कारण नहीं बनेगी? देखिए, ये रिफ्ट बहुत पुराना है, ये टसल चलता रहता है, और टसल में हमेशा पहले, क्योंकि ललन सिंह का बड़ा कद रहा है, वो नीतीश कुमार के बहुत खास रहे, पर विजय सिन्हा का भी फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है, बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। वो जान लीजिए कि वो बड़ी तेजी से उप मुख्यमंत्री बने, स्पीकर रहे, और लगातार चुनाव जीतते रहे। तो सवाल उठता है कि विजय सिन्हा भी अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और इसलिए जब पार्टी विश्वास मत हासिल करना चाह रही थी और आरजेडी की सरकार को डिसलॉज करना चाह रही थी, सदन पर हराना चाह रही थी, तो विजय सिन्हा को लगाया गया। और कहा जाता है कि विजय सिन्हा ने ही प्रहलाद यादव से बात की थी और प्रहलाद यादव को अपने पाले में लाया था। तो प्रहलाद यादव को जब पाले में लाया, तो प्रहलाद यादव तो इस शर्त पर आए ही होंगे कि सूरजगढ़ से एनडीए के आप उम्मीदवार होंगे, लेकिन उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि कल ललन सिंह ने कह दिया ये जेडीयू के कोटे का टिकट है और यहां जेडीयू का उम्मीदवार होगा। चूंकि प्रहलाद यादव का घर लखीसराय जिले में पड़ता है, तो उन्होंने ये भी कह दिया लखीसराय का आतंक सूरजगढ़ा में नहीं आएगा। मतलब एक प्रहलाद आरजेडी पोस्ट कर रहे हैं वो जब वोट लेना था तब नहीं बताया। तो अब प्रहलाद को उन्होंने ये एक तरीके से मैसेज दे दिया कि भाई आपको टिकट यहां से मिलने नहीं जा रहा है, ये जेडीयू कोटे की सीट है, जेडीयू नहीं जा रहा है। और जेडीयू के दो बड़े नेता भाई अशोक चौधरी और ललन सिंह वहां पर खड़े हैं। अब देखिए, यहां तो प्रहलाद यादव जो कि अपना घर छोड़ करके आए और समर्थन दिया, उनके टिकट पे तलवार लटक रहा है। दूसरी तरफ सुदर्शन सिंह अशोक चौधरी से, क्योंकि अशोक चौधरी का इंटरेस्ट बरबीघा में बढ़ रहा था, वो उनका घर है, तो उनके पिताजी लंबे समय तक चुनाव जीतते रहे हैं। अब सुदर्शन सिंह को ललन सिंह पेट्रोनेज दे रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर यहां तो ललन सिंह और अशोक चौधरी दोनों मिल गए। और अशोक चौधरी ललन सिंह इसलिए मिल गए क्योंकि अशोक चौधरी की अदावत पार्टी के अंदर विजय चौधरी से चल रही है। और विजय चौधरी से क्यों चल रही है? क्योंकि उन अशोक चौधरी की बेटी विजय चौधरी के इलाके में खड़ी हो गई, तो ये उनको पसंद नहीं आया। तो विजय चौधरी ने अशोक चौधरी के विरोधी महेश्वर हजारी के पीठ पे हाथ रख दिया। तो ये जो जेडीयू के भीतर का रिफ्ट है,
और उस वजह से ये गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। लोग कैसे एक दूसरे को साध रहे हैं, कैसे दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। तो जेडीयू के भीतर का ये पॉलिटिक्स भी बाहर आ रहा है, एनडीए के भीतर दो नेताओं के बीच का कशमकश भी बाहर आ रहा है, जो कि सूरजगढ़ा में दिखेगा। और ये लड़ाई आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले और तेज होगी टिकट दिलाने को लेकर। आपको इस मटन पार्टी की जो असली खबर थी, जो नेताओं के पेशानी पर बल डाल रही होगी, वो ये है कि अशोक चौधरी और लल्लन सिंह एक हो चुके हैं। अब क्या होगा प्रहलाद यादव का, क्या होगा उस वादे का कि आपको सूर्यगढ़ा से टिकट मिलेगा, तो इस पर सियासत ज्यादा होगी। मटन के लिए तो कहा ही लल्लन सिंह ने मंच से कि जिनको सावन मनाना है उनके लिए भी इंतजाम है, और जो सावन नहीं मना रहे उनके लिए भी इंतजाम है। जिनको मटन खाना है वो मटन खाए, जो वेजिटेरियन है वो वेज खाए। ये सियासत है जो पंकज जी ने सबसे पहले बताई थी कि जिसको जो सूट करता है जिस समय, वो उसी पे अटैक करता है। अब बढ़ता हूं दूसरी बड़ी खबर। राग बिहारी में दूसरी जो खबर चर्चा में है आज, वो है पटना में बेखौफ होते हुए अपराध की। और पारस हॉस्पिटल में जाके 5 बदमाश जाते हैं, लिफ्ट का यूज करते हैं, जाते हैं, पिस्टल निकालते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आप उनका बेखौफ अंदाज देख सकते हैं कि उनको कोई डर नहीं है क्या होने वाला है। एक चर्चा में बयान है बहुत ज्यादा एडीजी का, जो ये कहते हैं कि मई जून में अपराध ज्यादा होते हैं बिहार में, क्योंकि किसानों के पास काम नहीं होता है। एडीजी साहब उस सीसीटीवी फुटेज को जरूर देख ले। उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि वो शर्ट और जीन्स और पहन के वो बेचारे किसान हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है तो वो अपराध कर रहे हैं। और ये घटना मिड जुलाई की है, तो अब बाढ़ पर फोड़ दीजिए, ठीक रहा। लेकिन मैं इस पर पंकज जी से जानना चाहूंगा। पंकज जी, ये भी एक अब गोलपोस्ट समझिए, जो सबसे बड़ा हथियार था चुनाव के समय जीतने के लिए जेडीयू का, कि सुशासन और हमारे इसमें लॉ एंड ऑर्डर टॉप पे, उसी पे सबसे ज्यादा डेंट लगा है पिछले 60 दिनों में। देखिए, डेंट तो लगा है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो एडीजी बोल रहे हैं, कड़क ऑफिसर जाने जाते हैं। लेकिन क्या है कि जब पॉलिटिकल विल कमजोर होता है और नेतृत्व की पकड़ कमजोर होती है, तो ये जान लीजिए अपराध सिर चढ़ करके बोलने लगता है। उसमें ठीक है, हम कई बार ऑफिसर्स को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स को अपने पुलिस फोर्स को डिफेंड करना होता है, अपने महकमे को बचाना होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस की पोस्टिंग में केवल पुलिस विभाग का ही चलता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या डिप्टी एसपी से लेकर के एसएसपी जो नियुक्त हो रहे हैं, क्या डीजीपी ही तय कर रहे हैं, या पुलिस विभाग ही तय कर रहा है, या इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है? ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि आप देखिए, हर चीज को जाति का रंग देना, उसके बाद हर चीज का एक्सक्यूज खोजना। मैं निश्चित तौर पर एनडीए के लिए बहुत हैरान होता हूं कि क्योंकि एनडीए के लिए बड़ा स्ट्रांग पॉइंट होता था जब वो आरजेडी को कॉर्नर करती थी कि आरजेडी के राज में जंगल राज था। लेकिन आप देखिए, पारस जैसे अस्पताल में, जो कि पटना का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, जहां तमाम लोग, बड़े लोग, वीवीआईपी लोग इलाज कराने जाते हैं, पर आप देखिए कि वहां कैसे आईसीयू में 5 लोग पिस्टल लेकर के घुसते हैं, गोली मारते हैं और गोली मार करके सीधा निकल जाते हैं। ये ठीक है कि पुलिस कहती है जिसको गोली मारी गई वो सजा याफ्ता था। ये ठीक है, पुलिस कहती है कि उसके ऊपर 25 केसेस थे, मुकदमे थे, वो बेउर जेल में बंद था, पैरोल में बाहर आया था, उसका इलाज चल रहा था। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या कानून व्यवस्था पर यह बड़ा सवाल नहीं है? क्या सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में
5 अपराधी आते हैं और खुलेआम आते हैं, 5 पिस्टल लेकर के आते हैं, गोली मारते निकल जाते हैं और फिर कहा जाता है कि वो बक्सर की तरफ भागे हैं, उन्हें कहीं पकड़ा तक नहीं जाता। तो एक तो हॉस्पिटल में सुरक्षा का क्या इंतजाम है, एक ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि बिहार में निरंकुश होते अपराध को लेकर के एनडीए वाकई चिंतित है या नहीं है, क्योंकि अब आप जंगल राज की बात करेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे, क्योंकि अब तो आरजेडी अपराध पर सवाल उठा रही है। अब तो आरजेडी एनडीए को कॉर्नर कर रही है और कह रही है महाजंगल राज है। अब तो तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बढ़ करके बोल रहे हैं। तो सवाल यह है कि एनडीए के तर्कस में जो सबसे मजबूत बांध वही मेरा सवाल ही उसी को आरजेडी भोथड़ बता रही है, कह रही है कि अरे तुम जंगल राज की बात करते हो, तुम्हारे उसमें तो महाजंगल राज है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुष्कर, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि भाई 2005 में भी जो लोग पैदा लिए, 2025 में तो 20 साल के हो गए, उन्होंने जंगल राज की कहानी सुनी है, उन्होंने जंगल राज देखा नहीं। देखा अब 20 बरस के जो हो गए जिनके पास वोटिंग राइट्स है, वो देख रहे हैं कि पटना में क्या हो रहा है, सिवान में क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है, कौन किसको मार दे रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के सामने कोई फायर करके चला जा रहा है, एडीजी उसके पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, वो पकड़ा गया, सारी बात हो गई, लेकिन अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा, मनबढ़ है। और मनोबल बढ़ने के पीछे आखिरकार शासन प्रशासन का जो इकबाल होता है, क्या वो इतना कमजोर पड़ गया है? तो सवाल कई तरह से उठ रहे हैं और उस सवाल का जवाब जो है वो प्रशासन को देना आसान नहीं हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कभी भी इन तमाम प्रॉब्लम्स के रूट पर आप जाएंगे, क्योंकि ठीक है, ये देखिए, चाहे एडीजी हेडक्वार्टर हो चाहे डीजीपी हो, डीजीपी का तो बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी ऑनेस्ट ऑफिसर माने जाते हैं। एडीजी हेडक्वार्टर भी बड़े कड़क ऑफिसर माने जाते हैं। आपको याद होगा कुंदन कृष्णन और आनंद मोहन की एक बार लड़ाई हुई थी और वो विजुअल बहुत वायरल हुआ था, और कुंदन कृष्णन आनंद मोहन से कतई डरे नहीं थे। इनफैक्ट जिस तरीके से आनंद मोहन ने थप्पड़ चलाया था, इनका जवाब था। 95 के समय की बात। कुंदन कृष्णन को लेकर के भी लोग ये मानते हैं कि काफी कड़क ऑफिसर हैं। सवाल ये उठता है कि ये ठीक है, 2 ऑफिसर के बारे में इमेज जो भी हो, पर एक बड़ा सवाल ये उठता है ना कि हर जिले में अपराध इतना निरंकुश क्यों हो गया? क्या पुलिसिंग जो बीट पुलिसिंग होती है, जो कांस्टेबल होते हैं, जो रिपोर्ट इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, क्या वो कमजोर हो गया है? क्या वजह यह है कि लोग इतने ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं कि अब उनको अपराध ही एक नया तरीका दिखता है अपने लाइवलीहुड के लिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे लोग बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं जिनको आप कुछ पैसे मुहैया करा दीजिए, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल बनते हैं, कुछ पैसे के लिए मर्डर कर देते हैं? तो ये ऐसे कई सवाल हैं, मुझे लगता है, जो पॉलिटिकल स्तर पर भी जांचा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट में जब आप डेप्यूट करते हैं लोगों को, तो क्या आप कॉम्पिटेंट ऑफिसर को डेप्यूट कर रहे हैं या जाति के आधार पर डेप्यूटेशन हो रहा है, या अन्य पहलुओं को भी टटोला जा रहा है? आप कुछ भी डिफेंड कीजिए, कोई छवि हो, जो ये तस्वीरें हैं, आपने खुद कहा, जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा, जो 2003 में पैदा हुआ है, वो उसके मन पे जो जा रहा है, उसकी छवि सरकार के छवि को खराब कर रही। इससे मतलब नहीं है कि एसओ कौन बना था, वहां पर सीओ कौन लगा था। सारी बात ठीक है, पर सवाल यह है कि सरकार का फेलियर तब नजर आता है ना जब आप डेपुटेशन कॉम्पिटेंसी के आधार पर नहीं करते हैं। अगर आप जाति के आधार पर करते हैं, आप पॉलिटिकल एफिलिएशन के आधार पर करते हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स के रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो जब अगर कॉम्पिटेंट ऑफिसर जिले में दिखेंगे नहीं, थाने में दिखेंगे नहीं, तो अपराध पर अंकुश कैसे पाएंगे आप? आपको यह बता दें पुष्कर, आपको एक हकीकत बता दें कि दरअसल अभी चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में क्या होता है, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है, मैं आपको कह सकता हूं। चुनाव के समय में तमाम पार्टियां, कोई कुछ भी बोले, चुनाव के समय में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर मेरी पसंद का होना चाहिए।
समझ लीजिए अगर बीजेपी का विधायक है तो वो कहेगा आरओ मेरी पसंद का होना चाहिए, जेडीयू का विधायक है तो वो कहेगा आरओ मेरी पसंद का होना चाहिए। तो अब उसके असेंबली में भाई एसडीएम उसके पसंद का होना चाहिए, थानेदार उसके पसंद का होना चाहिए, डिप्टी एसपी नहीं, कलेक्टर एसपी तो ऊपर से आते हैं, वो उसमें दूसरे लेवल का चलता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव से पहले सीईओ, एसडीएम, डिप्टी एसपी तक वो विधायक तय करते हैं और ये मानना पड़ता है, सरकार मानती है और ये हर पार्टी करती है। तो ये क्या अपराध जो बढ़ रहा है अभी, क्या उसके पीछे ये वजह है? ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपराध की मगर ये समय नहीं है। आपको 60 दिन बाद जनता के सामने खड़ा होना होगा, कहेंगे हमने 5 साल में ये किया है। मैं आपको बताऊं, विकास बहुत पीछे छूट जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। और अगर उसकी पिक्चर अब ये पिक्चराइज हो गई, ये बन गई लोगों में छवि जो पिछले 60 दिन से बिहार को परेशान कर रही होगी, तो उसका बड़ा इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि विकास पर भारी पड़ जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार इस काम में लगे हुए हैं। जो तीसरी बड़ी खबर है, नीतीश कुमार लगातार वो काम कर रहे हैं जो लोगों से जुड़े मुद्दे पे है। आज का उनका ऐलान 125 यूनिट फ्री, ये संदेश क्या है डायरेक्ट? दूसरा, क्या इससे पहले जो महिलाओं के लिए उन्होंने ऐलान किया कि 35% आरक्षण का, इसके बाद आगे और क्या क्या? लेकिन जो बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब जेडीयू के वादों पर पीछे पीछे पहले ही पूरा कर रहे हैं? ऐसा तेजस्वी यादव ने टीवी 9 के कॉन्क्लेव में भी दावा किया। भी तो मैं पंकज जी से पूछूंगा, पंकज जी क्या है ये सियासत में जरूरी तो है इतना सब जो तेजस्वी बोल रहे हो या नीतीश कुमार जो कर रहे हो? देखिए आपको एक बात बताएं, दरअसल ये क्या होता है कि इसको कहते हैं कि पॉलिटिकली आउटस्मार्ट करना किसी को भी। अब तेजस्वी यादव ने क्या घोषणा की है कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो अब नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री बिजली देने का आज घोषणा कर चुके हैं। हाँ, वही आप सोचिए, वो जीतेंगे तब तो देंगे, हमें तो और ये पहले से ही अभी सरकार में ही देना इन्होंने शुरू कर दिया। अब इससे 1,67,00,000 लोगों को फायदा होगा, इस बात को लीजिए। दूसरा कहा जा रहा है कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होगा उसके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा और पूरा खर्चा राज्य सरकार करेगी, शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग देगी। तो ये देखिए, ये एक जो तेजस्वी का दाव था, उनका जो अस्त्र था, उस अस्त्र को नीतीश कुमार ने अपना अस्त्र बना लिया। और इसमें भले ही 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा बाद में दिया जाएगा, ये सारी बात है, पर अभी स्टोरी क्या है? 125 यूनिट बिजली फ्री, 1,67,00,000 लोग होंगे लाभान्वित। अब इस पर ये 1,82,00,000 लोग। अब इस पर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई देखिए नीतीश कुमार क्या क्या कह रहे हैं, और हम लोग इस मद में 19,370 करोड़ अनुदान के मद में हम लोग बिजली डिपार्टमेंट को देंगे, और तरह तरह की बात हो रही है। अब देखिए, शिक्षक भर्ती कराने का भी आदेश दिया गया है, और इस आदेश में TRE 4 में बड़ा साफ कह दिया गया है कि 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। TRE 3 तक बार बार ये सवाल उठ रहा था कि नौकरी बिहार सरकार दे रही है, पर लाभ दूसरे राज्य के लोग उठा रहे हैं। बिहार सरकार खूब नौकरी दे रही है। तो अब TRE 4 में यह कर दिया गया है कि 35% महिलाएं होंगी जो कि बिहार की होंगी। तो ये आरक्षण करके एक तरीके से बिहारियों को फायदा पहुंचाने का कोशिश किया गया है। तो सवाल ये देख लीजिए कि हाँ, तो ये देखिए, महिलाओं को एक तरफ से अपने तरफ करना, फ्री बिजली की बात करना, नौकरी को लेकर के जो क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते हैं कि हमारे दबाव में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई है, तो तेजस्वी यादव ने एक टारगेट सेट कर दिया कि हम चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और लगातार वो TRE 1, 2, 3, 4
एग्जाम करा रहे हैं, अलग अलग विभागों में एग्जाम करा रहे हैं, सरकारी नौकरी दी जा रही है। तो सरकार एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है कि अरे भाई तेजस्वी यादव कौन होते थे नौकरी देने वाले, वो तो डिप्टी सीएम थे, असली सीएम तो भाई असली मालिक तो नीतीश थे, नीतीश के नेतृत्व में हो रहा था। पर तेजस्वी कहते हैं कि हमने ये रास्ता दिखाया। ये तो पहले हम पे हंसते थे, अगर हम ये नौकरी नहीं दिलवाए होते तो आज तेजस्वी उस रास्ते, आज नीतीश उस रास्ते पर चल नहीं पाते। पर ये पूरा पॉलिटिक्स है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कैसे फ्री बीज दे करके लोगों को साधना है। पर फिर सवाल यही उठता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो बात सही है, चुनाव के समय अब ये चुनाव के समय में आप जितना तो भी कर लीजिए, पर बड़ा सवाल ये उठता है कि ये फ्री बीज क्या बिहार का जो कोष है उसको किस तरीके से प्रभावित करेगा। शराब बंद है, बालू का अवैध खनन होता है, दारू और बालू के वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पे नियंत्रण करने की ज़रूरत किस तरीके से है, क्योंकि दारू भी एक पैरेलल व्यवसाय का कारण बन चुका है। तो ऐसी कई सारी वजहें हैं जो कि सरकार को परेशान भी कर रही हैं, लेकिन सरकार इस तरह की घोषणा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित, ये अलग बात है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 33,000 का करंट लगा है, क्योंकि इसीलिए करा है क्योंकि हम कह रहे थे हम 200 यूनिट देंगे, तो सरकार को जब करंट लगा तो सरकार बचाने के लिए वो वापस लाने के लिए वो वादे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पंकज जी ने शुरुआत में कही कि वोटर इतना समझदार है, वो आएंगे तब देंगे, ये अभी से मिल रहा है। चाहे वो शिक्षक भर्ती में TRE 4 में 35% महिलाओं को आरक्षण हो, बिजली में 125 यूनिट मुफ्त बिजली हो, या और जो काम कर रही है सरकार, वादे कर रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं और वो करके दे रही है। इसका एनालिसिस ये भी है कि जब देना शुरू कर दिया था झारखंड में हेमंत सोरेन ने महतारी योजना के तहत पैसा, तो फिर जनता उनको लौटा लाई थी। जहां मिलना शुरू हुआ, महाराष्ट्र में मिल रहा था, जो चीज मिल रही है उस पे अब वोटरों को ज्यादा फ्री बीज पे विश्वास हो रहा है। यही राहुल गांधी ने लोकसभा में 19 में ही कहा था कि हम 72,000 रुपए किसानों को देंगे, 6 गुना देंगे। तो क्या दे रहे हैं, 12,000 दे रहे हैं केवल साल में। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जनता अब समझदार है कि उसकी पॉकेट में क्या आ रहा है। लेकिन आखिरी में बड़ा सवाल यही है कि जो पंकज जी ने कहा कि आप कुछ भी करिए, लेकिन कोष पे जो वजन पड़ेगा वो कहां से लाएगी सरकार, ये अब आगे आने वाली सरकार को डिसाइड करना है। लेकिन अभी उसको फायदा मिल रहा है, फायदा दिख रहा है, तो अब वो इस मौके पर पीछे नहीं हटेगी कि घाटा सहन करे या क्या करें। लेकिन लोगों को मदद पहुंचाकर वो ये दिखाना चाहती है कि हितैषी वही है। राग बिहारी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।